स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आप लोगों ने क्रैश कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया होगा और उसमें मैंने हर चैप्टर को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, इंक्लूडिंग देयर एक्सरसाइज, इंक्लूडिंग देयर एमसीक्यूज़, एवरीथिंग। आपको एमसीक्यूज़ की अलग से वीडियो मिल गई है, आपको हर चैप्टर की अलग से वीडियो मिल गई है क्रैश कोर्स में, और उसके एक्सरसाइज में जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैं साथ साथ डिस्कस करता गया हूँ। जो सेल्फ असेसमेंट या बाकी चीज़ें ज़रूरी थी बेटा, वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास जो है ना वो 3 चीज़ें रह गई हैं। नंबर 1, एक पास्ट पेपर का सोल्यूशन। उसमें हम 2 पास्ट पेपर करेंगे, 2024 और 2023। और दूसरा बेटा मॉडल पेपर जो उन्होंने प्रोवाइड किए हैं फेडरल बोर्ड ने, उनका सोल्यूशन और उनकी डिस्कशन। और तीसरा बेटा जो है ना उन बच्चों के लिए कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स, जो बच्चे बिल्कुल भी अभी तक जो है ना वो क्रैश कोर्स को नहीं देख सके और दे वांट कि उन्हें कुछ सिलेक्टिव टॉपिक मिल जाएं, गिने चुने, कोई 2-4, कोई 5, कोई 15, ताकि वो याद कर लें और पास हो जाएं, वो फेल ना हो। तो वो ये 3 जो है ना वो चीज़ें डिस्कस करनी है। और उसके साथ ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जन की जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर देनी है। तो होपफुली अभी तक उन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी होगी जिन्होंने क्रैश कोर्स कंप्लीट किया है। बेहतरीन ऑप्शन ये है कि एक दफ़ा बैठ जाएं और क्रैश कोर्स लगा लें और सुकून से आप जो है ना वो उसको देखें। जब सारा क्रैश कोर्स आपका ख़त्म हो जाएगा तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो बच्चे जो है ना वो रश करते होते हैं। रश का क्या मतलब है कि जल्दी जल्दी करें जी, फटाफट करें। फटाफट के चक्कर में वो एक चैप्टर करते हैं, उसके बाद दूसरा भूल जाते हैं। तो 2024 का जो पेपर है बेटा, इसमें ना ये मैंने सेकेंड ईयर की बुक क्यों लगाई हुई यहाँ पे, सेकेंड ईयर की बुक इसलिए लिखी जो आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है उसके पास पेपर अभी तो आपके पास नहीं होंगे, तो उसके पास पेपर का जो पोर्शन है वो सेकेंड ईयर में है। तो इसलिए जो सेकेंड ईयर का 2024 का पेपर है वो भी डिस्कस हुआ है इस वीडियो में। और जो आपका पुरानी टेक्स्ट बुक का जो था, जो डिस्कस सिर्फ वही किया है बेटा जो आपके सिलेबस से रेलेवेंट है। पूरा पेपर डिस्कस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो बातें जो आपके पेपर से रेलेवेंट हैं, वो चीज़ें जो आपके पेपर से जो है ना वो सिलेबस से रेलेवेंट है, सिर्फ वही ऐड की हैं। ठीक हो गया, चलते हैं बेटा। तो पहला जो है हमारे पास पोर्शन है एमसीक्यूज़ का। तो इस एमसीक्यूज़ के पोर्शन में हम देखेंगे कि 11th क्लास का जो है वो क्या है, एमसीक्यूज़ क्या हैं, फिर 12th क्लास के एमसीक्यूज़ क्या हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और उनका सलूशन कैसे उसको हल करना है। मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको नोट्स की सूरत में प्रोवाइड की हुई हैं। आप इस वीडियो के कमेंट में देख लें, पहला कमेंट मैंने खुद ही किया हुआ है और उसमें मैंने ये ऐड किया हुआ है, नोट्स की ना एक लिंक ऐड किया हुआ है। इसकी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया हुआ है, उसमें पूरी बुक के आपको नोट्स मिल जाएंगे। बस वो आप याद कर लें, इंशाल्लाह आपके शॉर्ट क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं उसके अंदर, तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। सिर्फ वही टॉपिक जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 100% जो ना वो ज़रूरी हैं, सिर्फ वही ऐड किए हुए हैं। ठीक हो गया। तो बेटा पहले आपके पास है 11th क्लास का 2024 का जो पेपर है, जो 11th क्लास का आया हुआ था, उसके एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। सर एमसीक्यूज़ तो आपने वो एमसीक्यूज़ वाली वीडियो में देखे थे बेटा, वहाँ पे डिस्कस किए थे, वहाँ पे हमने सारा कुछ डिस्कस किया था। यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2024 का पेपर जो बच्चा यहाँ पे देखने आएगा सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जो है वो ये चीज़ है। पहला एमसीक्यूज़ है बेटा, अ लिक्विड इज थॉट टू बी प्योर एथेनोलिक। अच्छा, यहाँ पे ना क्या लिखा हुआ है, एथेनॉल। यही एमसीक्यूज़ आपकी टेक्स्ट बुक, जो करंट टेक्स्ट बुक है उसमें लिखा हुआ है बेटा एथेनोइक एसिड लिखा हुआ है। अब आपको वो इसके अलावा कोई भी कंपाउंड दे दे, कोई भी कंपाउंड दे दे, ठीक है, कोई भी लिक्विड दे दे, उसके लिए आंसर सेम होगा। तो एक कहते हैं लिक्विड है वो प्योर एथेनॉल है, प्योर एथेनोइक एसिड है, प्योर मेथनॉल है, वगैरह वगैरह वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू टेस्ट इट्स प्योरिटी। बेटा अगर सॉलिड है तो उसका आप मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए, और अगर वो लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर करेंगे। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, पता लग जाएगा कि ये क्या है, प्योर है कि नहीं है। सेकेंड बेटा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 ग्राम ऑफ SO2 गैस एट STP विल बी। बेटा एग्जैक्टली इसी तरह का एक उन्होंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपके ना पेपर के अंदर, कि आपको मैस इन ग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम। तो बेटा मैस इन ग्राम दिया हो और आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा हो, तो ये याद रखिएगा कि हमने मोल से होके जाना होता है। तो आप पहले मैस इन ग्राम से निकालें मोल, और मोल से फिर बेटा क्या निकाल सकते हैं, आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैस इन ग्राम कितना है बेटा, 2 ग्राम,
SO2 का कितना मैस होता है, सल्फ़र का होता है 32, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 आ जाएगा, 32 जमा 32 64 आ जाएगा। अब यह क्या आ गया बेटा, आपके पास मोल्स आ गए। इनको अब आपने मल्टीप्लाई करना है मोलर वॉल्यूम के साथ, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया 22.414। ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ कंडीशन दी है STP की, तो आंसर आपके पास बेटा आ जाएगा 0.7 डेसीमीटर क्यूब। अब लाजमी नहीं है यही क्वेश्चन आपका वो रिपीट करे, मे बी वो यहाँ पे जो आपके पास गैस है वो चेंज कर दें, CO2 कर दें, तो आपने 44 से पे डिवाइड करना होगा। अगर बेटे आपको सिर्फ सोल्यूशन चाहिए और आपको समझना नहीं है, तो सोल्यूशन तो आपको हर जगह से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप समझते हैं और इसको पेपर में आप जो है ना वो अटैम्प्ट करते हैं, तो फिर आपको पेपर में इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए आप मिनटों में सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज आपने समझा हुआ है। द लार्जेस्ट और मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट। बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप समझ लें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब बेटा एवोगैड्रो नंबर तो सबके लिए एक ही होगा ना, लेकिन मोल सबके लिए क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर आपको जो है ना वो देखना पड़ेगा इनके मोल, इसके मोल, इसके मोल, इसके मोल कितने हैं। तो बेटा 180 ग्राम जो है ना वो ग्लूकोज का मैस भी कितना होता है 180 ग्राम, तो 180 डिवाइडेड बाई 180 ये 1 आ जाएगा। 44 मैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका भी 44। H2SO4 का 98 होता है बेटा, इसका 98 डिवाइडेड बाई 98 डिवाइडेड बाई 98, इसका 1 मोल बना बेटा, इसका 1 मोल बना, इसका भी 1 मोल बना। मतलब इसके सारे के सारे जो हैं, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको नहीं पता इनके मोल्स, सिंपल कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि इनके मैसेज को मल्टीप्लाई करें नंबर्स के साथ और ऐड कर दें। तो बेटा यहाँ पे क्या है, वाटर का होता है 18, तो 36 डिवाइडेड बाई 18, इसके मोल आगे 2, जिसके मोल ज़्यादा उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कोवलेंट बॉन्ड हैज़ लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो हमें पता है कि बेटा क्या होता है, HI होता है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। एक फैक्टर आप ये याद रख रखें, किसी भी छोटे एटम और किसी भी बड़े एटम की जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होती है बेटा, लो होती है। ठीक है, फिर छोटे का देख लें तो स्ट्रांग होती है, छोटे और दरमियाने की बात कर लें तो वो दरमियानी होती है। तो बेटा इसका जो ऑप्शन बनेगा HI बनेगा। शेप ऑफ PH3, बेटा ये याद रखना, बता रहा हूँ बार बार बता रहा हूँ। इस तरह के MCQs आपके पेपर में अभी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर पेपर में, क्योंकि मैंने 2016 से लेके ना 2024 तक सारी डिस्कशन की हुई है MCQs की, वो एक दफ़ा वीडियो आपको मिल जाएगी, उससे भी आप देख लें। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो ना लाजमी नहीं है PI3 दे बेटा, आप कुछ मॉलिक्यूल की शेप याद होनी चाहिए। वाटर हो गया, NH3 हो गया वगैरह वगैरह। वाटर की जब शेप बात करेगा बेटा V शेप होगी, NH3 की बात करेगा वो इसी कैटेगरी में आएगा, मैं बताता हूँ। फिर इसके अलावा जो है ना वो आपके पास PCl5 वगैरह का, इस तरह के जो भी जब थोड़े से मॉलिक्यूल हैं, ज़्यादा नहीं, सारे मॉलिक्यूल के अगर आप याद कर लेंगे तो आपको फिर क्या होगा कि पेपर में मसला नहीं होगा। तो शेप ऑफ PI3 मॉलिक्यूल इस क्या होगी बेटा, तो PI3 मॉलिक्यूल के बेटा आपके पास P जो है वो किससे बिलोंग करता है, P बिलोंग करता है नाइट्रोजन की फैमिली से। और हमने क्या कहा था कि फ़ोन आपने याद कर लेना है लोन पेयर के लिए, फ़ोन 321 याद कर लेना है। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो इसके जो मेंबर है उसके पास भी एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर। ये वाला सिस्टम जो है ना बेटा आपके पास क्या होता है, यह ट्राइगोनल पैरामिडल शेप इसकी होती है। ठीक है, इस शेप्स आपको मिनटों में याद हो जाएंगी, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। सो आगे बताता हूँ कि एक्सरसाइज में से कौन सा है, बाकी कौन सा है जो आपके जहन में आ रहा होगा ना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। पहले एंडोथर्मिक को आपको पता होना चाहिए, ऐसा सिस्टम जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है वो कहलाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो वेपोराइजेशन जो है उसमें है, फ्यूजन में भी आप इसको मेल्ट करते हैं, सब्लिमेशन में भी वो सॉलिड से आप गैस कन्वर्ट करेंगे। अल्टीमेटली कंडेंसेशन ऐसा है बेटा कि जिसमें आप गैस से लिक्विड में आ रहे हैं तो एनर्जी लो करके आ रहे हैं, तो इसका मतलब कंडेंसेशन जो क्या लिखा हुआ है, नॉट का मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक। आपने एक्सोथर्मिक ढूंढना है, एंडोथर्मिक को स्किप करना है। NaCl बेटा क्यूबिक क्रिस्टल बनते हैं नॉर्मल हालत में, लेकिन जब यूरिया की प्रेजेंस में इसके बनाएं तो ये ऑक्टाहीड्रल शेप बनते हैं। नीडल लाइक क्रिस्टल होते हैं, ऑक्टाहीड्रल शेप होती है उनकी।
द स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस इज गिवन बाय, बेटा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस वीक एसिड की होती है। कंजुगेट बेस जिसकी जो स्ट्रॉन्ग होगी वो एसिड वीक होगा। मैंने आपको कहा था कि आप याद रख लें 3 एसिड, एक HNO3, एक HCl और एक H2SO4। ऑल दो इसके बाद अलावा भी HClO4 टाइप जो है ना वो इस तरह बड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन कॉमनली आप ये 3 याद रख लें, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो इनके ये वाले जो कंजुगेट बेस होंगे ये वीक होंगे। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बनेंगे बेटा, H2CO3 जो है वो क्या है, एक वीक एसिड है, जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा। विच रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बेटा KC के देखो ना, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या है, रिएक्टेंट है। वो कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सटेंट पे कब वो फॉरवर्ड जाएगा, तो फॉरवर्ड मैक्सिमम एक्सटेंट तब होगा जब प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, रिएक्टेंट कम होंगे। इसका मतलब KC की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अगर ये 1 होता है बेटा तो आपके पास क्या है कि वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, आपके पास जिसमें जो वैल्यू ज़्यादा होगी KC की वही आप कंसिडर करेंगे। इस तरह के MCQs ना आपके पेपर में एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। आपसे पूछता है कि A बनाता है प्रोडक्ट, अगर हम कंसनट्रेशन ऑफ A को बेटा जो है ना वो डबल करें, डबलिंग द कंसनट्रेशन ऑफ क्वाड्रपल द रेट। क्वाड्रपल का मतलब होता है बेटा कि 4 टाइम्स हो गया। तो 4 टाइम्स कैसे होगा, जब आप A की वैल्यू करते हैं डबल तो 2A करेंगे, इसके बाद जब स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, A की तो 4 टाइम हो जाएगा। मतलब ऑर्डर क्या है बेटा, सेकंड ऑर्डर होगा। अगर वो कहे बेटा कि डबल द रेट होगा तो फिर फर्स्ट ऑर्डर होगा, रिमेन्स अनअफेक्टेड होगा तो 0 ऑर्डर होगा। और अगर बेटा वो कहे कि थर्ड ऑर्डर है तो इसका मतलब यहाँ पे 9 टाइम्स होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये वाला और वो पीछे जब हमने पढ़ा हुआ है शेप वाला, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते होते हैं। तो आपके पेपर में भी आएगा, फिर आप वापस पे आकर आपने यहाँ पे कमेंट्स करने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन वो होता है बेटा जो स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। ये क्योंकि इनमें हम क्या लिखते होते हैं, इनमें हम डेल्टा लिखते होते हैं। तो वर्क जो है ना बेटा वो क्या है, वर्क एक स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क एक पाथ फंक्शन है। कई दफ़ा वो ये भी पूछ रहा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथ फंक्शन। अब यहाँ पे ना ख़त्म हो जाते हैं MCQs फर्स्ट ईयर के। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड सेकंड ईयर। अब 12th के वो MCQs, वो सिर्फ वो MCQs जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, जो आपके सिलेबस में से पूछे जा सकते हैं क्योंकि वो सेकंड ईयर में हैं, उन्होंने पूछा हुआ है। एग्जामिनर का माइंडसेट चेक करें ना, एग्जामिनर का माइंडसेट जो बना हुआ है ना, तो वो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। रिड्यूसिंग स्मोक कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ, बेटा हमने कहा था कि ऑक्सीडाइजिंग या फोटोकेमिकल स्मोक में क्या होती है, ओजोन, और रिड्यूसिंग या फिर इंडस्ट्रियल स्मोक में क्या होती है, SO2। तो अल्टीमेटली आपके पास फिर ये SO2 बन जाएगा। जो द फॉलोइंग एलिमेंट विल रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए याद रखिएगा जिंक, बेरिलियम और एल्यूमिनियम और वाटर यानी कि हाइड्रोजन, इनके जो ऑक्साइड हैं ये एम्फोटेरिक नेचर होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम जो है वो क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा आपको पता है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल होता है ROH और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो ये वाला होता है। इनमें से आप वाटर को रिमूव करते हो तो आपके पास बन जाता है RC डबल बॉन्ड OOR बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा एस्टर्स कहते हैं। तो ये वाला पहला ऑप्शन इसका बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। दूसरा कीटोन है, ये नहीं बनता, एल्डिहाइड नहीं बनती। एसिडिक एनहाइड्राइड तब बनता है बेटा जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल के वाटर रिमूव करें, यहाँ पे डिहाइड्रेशन अगर हो इस तरह की, तब ये बनता है एनहाइड्राइड कहते हैं इसको। प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर बेसिक। बेटा मोर बेसिक के लिए हमने क्या कहा था कि सबसे ज़्यादा बेसिक होता है सेकेंडरी अमाइन, फिर होता है बेटा प्राइमरी अमाइन, फिर होता है टर्शियरी अमाइन, फिर आपके पास होता है अमोनिया। ये वाला जो केस है, इस केस में सबसे टॉप पे जो है वो क्या है, आपके पास सारा कुछ मैंने बताया, रीज़न बताई हुई है।
होना टेक्निकली इसे चाहिए क्योंकि इसमें इशू ये होता है कि इसमें हिंड्रेंस आ जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस आती है, तो ये लोन पे डोनेट नहीं कर पाता किसी को। हालांकि जो सेकेंडरी है उसमें यही है बेटा कि उसमें दो ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो ये इजीली किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। नेक्स्ट बेटा, एन अल्कोहल रिएक्ट विद PbR3 एज, वो कहता है ये वाला रिएक्टिविटी आप अल्कोहल बताएं। बेटा देखो ROH किस में कन्वर्ट हो रहा है, RBr। तो अगर आप कंसिडर करो कि R जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो आपका पड़ता है कि टर्शी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन करेगा बेटा, जो टर्शी वाला होगा। तो टर्शी वाला कौन सा होता है, टर्शी अल्कोहल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट विल नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, अल्डोल कंडेंसेशन अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते यहाँ पे। वैसे ये अल्डोल कंडेंसेशन वो देगा जिसके पास क्या होगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कंडेंसेशन नहीं देगा। बेजल्डिहाइड ये वाला काम नहीं करेगा, लेकिन सिलेबस का ऐसा नहीं है। All the acid derivative can be converted back into corresponding carboxylic acid। मतलब आपके पास ये एसिड है, सॉरी, या आपके पास एसिड है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं बेटा, वाटर ऐड करके उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये थे बेटा आपके पास MCQs। अब अगर मैं एनालिसिस करूं, जो आपके जहन में क्वेश्चन आता होता है कि सर एक्सरसाइज में से कितने MCQs आएंगे और कंसेप्चुअल MCQs कितने आएंगे। तो बेटा एक्सरसाइज में टोटल 11 MCQ, टोटल MCQs कितने थे, 11 MCQs थे 2024 में, जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। और उसमें से जो 11th क्लास के MCQs हैं वो 7 MCQs ऐसे आए हैं बेटा जो कि आपके एक्सरसाइज का हिस्सा थे। 4 MCQs ऐसे थे जो कि कंसेप्चुअल थे, मीन्स कि थोड़ा बहुत उन्होंने कॉन्सेप्ट का रद्द बदल किया था। बट इन द केस ऑफ सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बाकी चीज़ों का 7 MCQs बेटा आपसे पूछे गए हैं, और माशाल्लाह से 7 के 7 MCQs आपके कंसेप्चुअल हैं, 0 MCQs एक्सरसाइज साइड से। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी एक्सरसाइज के MCQs नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके एक्सरसाइज के MCQs पूरी की पूरी ऑर्गेनिक के अंदर जो है वो पूछे जा सकते हैं। ऑर्गेनिक में ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, इसीलिए जो क्रैश कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है चैप्टर 15 से लेके चैप्टर नंबर 22 तक, वो मैंने अगेन अपलोड किया हुआ है, उसको लाजमी तौर पे देखें। 12 घंटे की वीडियो है, आपकी ऑर्गेनिक के सारे मसले मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। नाउ MCQs पार्ट आपका हो गया ख़त्म। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा पहले हम पूरा पेपर देख लेते हैं 2022 का, 11th क्लास का पूरा पेपर देख लेते हैं, 12th क्लास का, फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कितने जो है ना वो आपके पास पेपर पे क्वेश्चन आए थे, कितने न्यूमेरिकल आए थे। देखिए बच्चा, ये अब मैंने आपको बताया था ना कि जो पेपर था ना, इसमें पहले जब पेपर बच्चों के हाथ में आया उस वक्त बच्चों के एक्सप्रेशन ये थे, कैलकुलेट 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 कैलकुलेट। फिर इसके अलावा क्या था बेटा, कैलकुलेट मीन्स के मैक्सिमम पार्ट उनको लगा कि वो न्यूमेरिकल पार्ट है। आल दो उनके लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने जब देखे तो उनको हैरानी हुई कि लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल ही नहीं था। तो अब बेटा जो पहला वाला क्वेश्चन है, मैं इसके एनालिसिस करता हूँ, फिर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय, ये आपके पास क्वेश्चन है, सिलेबस का हिस्सा है जी। वेव नंबर ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये वाला यील्ड फाइंड करनी है ना, इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये वाला बेटा इसमें ना एक फार्मूला होता है 2 × 2l+1, वो पुराने सिलेबस का हिस्सा था, हमारे इस सिलेबस में उन्होंने मेंशन नहीं किया। चलिए ये भी मैं कंसिडर कर लो तो मैं आपको करवा दूंगा। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2 ये शामिल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये भी आपके पास शामिल है। ड्रॉ, हाँ ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन भाई, ये याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका हर दफ़ा पेपर में आता है, ऑब्वियसली थ्योरी में से उन्होंने उठाना होता है। ये ना आ जाए तो फिर MOT का वो आप डायग्राम पूछ लेंगे। फिर बेटा ये सिलेबस का भी हम हिस्सा बना लेते हैं क्योंकि इसी की एक्सप्लेनेशन है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के दरमियान डिफरेंस क्या है, स्टार के इफेक्ट या ज़ीमन इफेक्ट सिलेबस का नहीं हिस्सा बेटा। ये सिलेबस का आपको लग रहा होगा सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन ये है नहीं। ये आपका ना वो मोलर मैथ अगर किसी गैस का दिया हो तो उसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ता है साथ। ये बेसिकली जनरल गैस इक्वेशन से फाइंड आउट करना पड़ता है। ये आपका सिलेबस का हिस्सा है। हेड से हम कंसिडर कर लेते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का।
तो अब जो सिलेबस का हिस्सा है वो कितने क्वेश्चन होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ पे ये वाला 8। नेक्स्ट बेटा जी इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन, ये हमारे पास नहीं हिस्सा, ये वाला भी सिलेबस में उन्होंने एक्सक्लूडिव सिलेबस में है बेटा। यूनिट ऑफ आर नहीं करनी, ये प्रोडिक्ट द शेप ऑफ जेड एंड एस बाय यूजिंग फार्मूला, ये भी हमारे पास नहीं है। हाँ, ये सिलेबस का थोड़ा बहुत हिस्सा है, केमिकल मेथड में इस तरह हम कर सकते हैं, मैं आपको करवा दूंगा। ये वाला ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है। ये वाला के एस पी बताया था ना, हर दफ़ा आता है। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम मैंने आपको मेंशन किया हुआ है। तो 8 क्वेश्चन हो गए थे पहले बेटा, ये 9 और ये 10 और ये क्या हो गया 11। इसका मतलब आपके पास 11 शार्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 2024 के शार्ट क्वेश्चन में वो शार्ट क्वेश्चन हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है, और आपने सिर्फ 11 करने, 28 पूरे के पूरे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू रीड ऑल द स्टफ जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं। अब अगर बात करें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की, अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए जी 11। इसमें ये वाला हो गया था, ये वाला हमने कंसिडर कर लिया था पहले। रेट इक्वेशन ये सिलेबस का हिस्सा है बेटा, फिनोल वाला वाटर सिस्टम नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये सिलेबस का हिस्सा है। तो आपके पास हो गया 12 और 13 शार्ट क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस करने हैं। अब देखो भाई, जब लॉन्ग क्वेश्चन की बात आती है, अब ये से क्या है बेटा, ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं 11 क्लास के 2024 के। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब उसने मेंशन नहीं किया कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ताकि आपको पता ना लगे इसमें से हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, क्योंकि अलग अलग है ना, CH4 के अलग है, BCl2 के अलग है। गैसेस वाला हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बैलेंसिंग हिस्सा नहीं है सिलेबस का। बफर सोल्यूशन यस, ये सिलेबस का हिस्सा है। लंडन डिसिपेशन फोर्सेस सिलेबस का हिस्सा है, ये दोनों सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसका मतलब आपके पास इनमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। इनको मैं डिस्कस करता हूँ आगे जाके। नाउ 2024 का 12th क्लास का पेपर बेटा। अब 12th क्लास के पेपर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नहीं करनी। फॉर एग्जांपल पहले वाला आपको नहीं करना, इसको आपको ज़रूरत नहीं है, ये थर्मल कैपेबिलिटी है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट है, इनमें आपस में रिलेशन क्या है, बेसिकली आइसोमरिज्म का टॉपिक है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। कॉम्प्लेक्सेस नहीं हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर वगैरह की है। फजान रूल, अच्छा फजान रूल जो ना एग्जैक्टली आपके पास है नहीं, लेकिन ये कोवलेंट कैरेक्टर का ना वो हिस्सा है। कोवलेंट कैरेक्टर वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ इसको। एस्टिक एनहाइड्राइड वाला है, और ये वाला सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा ये सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने नोट्स में आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ एस एन मान, क्योंकि सिलेबस का उस तरह से हिस्सा नहीं है। एस एन रिएक्शन आपसे पूछे तो वो हमने बयान किया हुआ है। एडिशन नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। नेक्स्ट बेटा, ये सिलेबस का जेमिनल डाईहाइलाइड वेस्टर्न डाईहाइलाइड नहीं है, लेकिन आप Br2 ऐड करके और एक में HBr ऐड करके करवा सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो वो आप यूज़ करके, इसमें कोई इशू नहीं। वेस्टर्न जेमिनल सॉरी HBr नहीं कर सकते, Br2 ऐड करके करवा सकते हैं। और इसके अलावा फिनोल आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस का उस तरह से हिस्सा नहीं है। मीन्स के इसमें मैक्सिमम चीज़ें बेटा ऐसी हैं। ये वाला आपके पास बड़ा ही ज़रूरी क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाना है, और ये वाला भी क्वेश्चन ज़रूरी है, ये मैं भी आपको करवा दूँगा। इसके अलावा ये अल्कोहल की आपको मैं पढ़ाया हुआ है पहले, फिर भी मैं करवा देता हूँ। तो एसीटोन अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, तो ये तकरीबन सारे के सारे जो हैं वो। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन बेटा आपका मैंने डिटेल में करवाया हुआ है कि परसेंटेज अबंडेंस आपको दी हुई है। बच्चे ने सवाल किया था ना कि सर मैग्नीशियम की जो है ना वो हमें क्या वो क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन में मैसेज देंगे, याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे मैसेज आपको गिवन है, तो मैसेज गिवन है तो आप परसेंटेज अबंडेंस निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं बेटा इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जी एक लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, बाकी तकरीबन सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो आपके सिलेबस में फॉल नहीं करते, तो हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लेंगे। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात बेटा ये टेबल है। आपके ना पेपर में इस तरह का टेबल दिया होता है, इसमें एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर मेंशन होते हैं, ताकि आपको जो चीज़ ज़रूरी है, जो चीज़ ज़रूरत है वो आपको क्या हो, वो आपको पता हो। इसलिए आइडली देखो कितने एलिमेंट के दिए हुए हैं, 20 एलिमेंट्स के उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है।
यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर में भी देखो तो 20 एलिमेंट्स की आपके पास क्या है, इन्होंने सप्लीमेंट्री डाटा में मैथ्स प्रोवाइड किया हुआ है ताकि आप उसको याद कर सको। आइडली मैंने क्या कहा था आपको, आपने 30 एलिमेंट्स का क्या करने बेटा, याद कर लेने। नाउ अब हम चलते हैं जी असल टॉपिक के ऊपर जो कि है इसका सोल्यूशन। तो पहले बेटा क्या है आपके पास, पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। पहले जी आपके पास जो ना वो आपके पास डाटा क्या है, आपसे वो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ दिस फार्मूला यूनिट ऑफ, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे फार्मूला यूनिट्स ऑफ, बल्कि फार्मूला यूनिट्स की बजाय नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट लिख दें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस तरह होते हैं इसका नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होते हैं। क्या बेटा KClO3 कितना है जी, 3.04 इंटू 10⁻²4। अगर मैं इसको अपनी आसानी के लिए ये भी लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं अगर करना चाहूँ 30.4 इंटू 10⁻23, मेरे लिए आसान हो जाएगा। नहीं करना तो कोई मतलब नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आपसे पूछ क्या रहा है, इक्वेशन दी हुई है, तो वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है किसका, 2KClO3 2KCl + 3O2। आपसे बेटा वो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, इसके आपको उसने क्या दिए हुए, इसके आपको फार्मूला यूनिट्स दिए हुए। तो आप देखो फार्मूला यूनिट्स या सिंपल समझ लो ये बेसिक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। नंबर ऑफ पार्टिकल से आपने किस में आना है बेटा, आपने आना है वॉल्यूम के अंदर। तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, मोल्स का सहारा लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल से निकालेंगे मोल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल निकालने के लिए बेटा आप सिंपल करेंगे कि मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल के बजाय आप लिख लें नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मैंने 30 को इसलिए किया था ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके। 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे मोल कितने आ जाएंगे बेटा, अप्रॉक्सीमेटली अब आपके पास 5 मोल्स आ जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 5 मोल्स आ जाएंगे। अब 5 मोल्स आ गए तो अब 5 मोल से आपने किसके मोल निकालने बेटा, O2 के। तो आप मोल रेशो निकालेंगे, मोल रेशोज ऑफ KClO4 एंड O2। तो निकाल लें बेटा, KClO4 रेशो किसका बेटा, O2 है। तो KCl4 के मोल कितने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे इसके मोल कितने हैं, 3। तो इसका एक क्या हो जाएगा बेटा, इसके 3/2 हो जाएंगे। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लेंगे ना। तो इसके 5 मोल का क्या हो जाएगा बेटा, 3/2 इंटू 5 इज इक्वल टू 7.5 आ जाएगा। तो अब 7.5 मोल्स, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 7.5 मोल्स। तो इसका मैस कैसे निकाल सकते हैं बेटा, मैस ऑफ O2 क्या होता है बेटा, मोल्स इनटू मोलर मैस। तो मोल्स कितने हैं, 7.5 मल्टीप्लाई कर दें, मोलर मैस कितना होता है इसका, 16 एक का है तो 2 का क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आप उससे निकाल सकते हैं, लेकिन हमने मैस नहीं निकालना, सॉरी, हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो इसलिए मोल्स इनटू क्या हो जाएगा बेटा, मोलर वॉल्यूम हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। हमने क्या निकालना है बेटा, हमने निकालना है वॉल्यूम। तो मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो अल्टीमेटली आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 168.12 डेसीमीटर क्यूब। तो ये बेटा आपके पास वॉल्यूम जो है वो, आपने कुछ नहीं किया, नंबर ऑफ पार्टिकल से आपने क्या निकाले, मोल्स। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे। और फिर आपके पास वॉल्यूम को आप उन्हीं मोल्स से मल्टीप्लाई करो मोलर वॉल्यूम को, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उसने 40 ग्राम यूज़ किया है H2
और 100 ग्राम बनाया है NH3, कैलकुलेट करनी है परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड आपके पास डाटा गिवन है कि मैस ऑफ H2 आपके पास 40 ग्राम, एक्चुअल यील्ड कितनी है, ये बेसिकली जो प्रोड्यूसर है ना, ये बेसिकली क्या है, एक्चुअल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड आपके पास 100 ग्राम किसकी बेटा, NH3 की, और आपको रिक्वायर्ड क्या है बेटा, परसेंटेज यील्ड रिक्वायर्ड है। परसेंटेज यील्ड आपको रिक्वायर्ड है। आपको फार्मूला पता है क्या होता है, फार्मूला क्या होता है बेटा, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल यील्ड कैसे निकालेंगे बेटा, आपने H2 के मैथ से, H2 के मैथ आपको गिवन है, आपने इसके निकालने हैं बेटा मोल्स, उसके मोल्स से आपने निकालने हैं मोल्स किसके, NH3 के, NH3 के मोल्स से NH3 का मैथ निकालना है, ये सी क्या होगी, थ्योरेटिकल यील्ड होगी। तो बेटा यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मोल्स ऑफ H2 क्या हो जाएंगे, मैथ कितना है बेटा, मैं सारा इसलिए लिख रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में, वरना मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको करवा देता है, आपने एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें लिख के आए जो मैं लिख रहा हूँ। मोलर मैथ ऑफ H2 तो कितना आ जाएगा बेटा, 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 20 मोल्स। आप फिर मोल रेशो निकालेंगे, मोल रेशो ऑफ NH3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 रेशो, इसके मोल कितने हैं बेटा, H2 के इक्वेशन में देखने हैं कितने। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन लिख लें ताकि आपको ना वो फाइंड आउट करने में भी आसानी हो, एग्जामिनर को भी लोकेट करने में आसानी हो, कहाँ से निकाल के लेके आए। तो ये बेटा 3 का क्या बन जाएगा 2, और 1 का क्या बन जाएगा 2/3, और सिमिलरली आप जो है ना वो इसको जब 20 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 2/3, तो ये 40/3 आपके पास आ जाएंगे। तो 40/3 जो है ना वो आपके पास 13.33 होते हैं, आपको पता है कि 39 होता है, 3 इंटू 13 39 होता है। तो अब आपके पास क्या आ गया बेटा, मोल्स आ गए। अब हमने क्या क्या करना है, मोल्स इसका मैथ निकालना है। तो आप लिखेंगे मैथ ऑफ NH3 इज इक्वल टू क्या है बेटे, मैथ हमने फाइंड आउट करना है, तो यह जगह मोल्स इंटू नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये 1 इंटू 3 कुल मिला के हो जाएगा 17। तो यह जगह 13.3 इंटू 17, तो रफली आपके पास आ जाएगा 226 ग्राम्स। तो परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। परसेंटेज यील्ड क्या है, एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल कितनी है 100 ग्राम, 226 मल्टीप्लाई बाय क्या 100, तो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, अल्टीमेटली 44.25% जो है वो क्या आ जाएगी, इसकी यील्ड आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा सवाल ज़हन में ये आ रहा होगा, सर पेपर में तो हमारे पास जगह थोड़ी सी कम होगी, तो पेपर में हमने कैसे करना है। तो ये जो स्लाइड है ना, स्लाइड भी तकरीबन आपकी उतनी जगह ही मैंने कर रखी है ताकि मैं इसको लाइन ड्रा कर करके आपको वो क्वेश्चन को हल करवा सकूं, ठीक है। बाकी आपने गिवन स्पेस के अंदर ही आंसर करना होता है, ई शीट पे आपने प्रैक्टिस की होगी, उससे बाहर नहीं करना कि वो स्कैन करते हुए निकाल देते हैं। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस मतलब क्वांटम नंबर। तो यहाँ बेटा इसके आंसर में आपने लिखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, maximum number of electrons in an orbital are in 2L2 into 2L plus 1, where L is
एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। मैंने क्या कहा था कि ये आपके सिलेबस में उस तरह से फार्मूला नहीं गिवन, लेकिन मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप याद कर लीजिएगा, क्या पता एग्जामिनर का। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सो नेक्स्ट क्या होगा जी? सो फॉर एस ऑर्बिटल एल इज इक्वल टू क्या है बेटा? 0। सो 2 × 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू क्या है बेटा? और यहाँ पे 0 है, सॉरी, तो 2 × 0 + 1, 2 × 1 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे लिखेंगे कि सो या हेंस कर दें, एस ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। फिर सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, ये पॉइंट्स में लिखा हुआ तो पॉइंट में लिख के आंसर आपने करना है। ऊपर आपने फार्मूला दे दिया, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका और एक नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है, 3 नंबर का होता है ना। यहाँ पे p ऑर्बिटल, फॉर p ऑर्बिटल, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सो 2 × 2 × 1 + 1, तो ये 2 × 2 + 1, 2 × 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ लिख सकते हैं हैंस p ऑर्बिटल क्या क्या करेगा बेटा? p ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हमने फाइंड क्या क्या करना है बेटा? डाटा में नंबर ऑफ, किसके फाइंड करने जी? ऑफ SO2, उसके गैस है। इफ वॉल्यूम इज दिस एट STP, हमें ये फाइंड करना है। और वॉल्यूम बेटा क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ SO2 क्या दिया हुआ है? 500 cm3। तो बेटा अब देखो, हमने जब नंबर ऑफ पार्टिकल निकाले थे तो हमने मोल से होके आए थे। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास गिवन है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से आप जाएंगे नंबर ऑफ मोल में, नंबर ऑफ मोल से आप किस में चले जाएं? यस, आप चले जाएं पार्टिकल्स में। तो इसका मतलब हमें पहले निकालने मोल्स ऑफ SO2। तो वो क्या होता है बेटा? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम किस में होना चाहिए बेटा? डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। तो आप गिवन वॉल्यूम में डेसीमीटर क्यूब में नहीं करते तो मोलर वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में करना पड़ेगा। तो उस तरह करना चाहें उस तरह कर लें। फिर ये भी आपके पास क्यों होता है? डेसीमीटर क्यूब में होते हैं। तो अगर आप चेंज करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। 0.5 डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा डिवाइडेड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आंसर आएगा बेटा? इसका जो भी आंसर है उसको हमने जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना है किस के साथ? उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, ठीक है। तो जस्ट फॉर द सेक इसको हम अभी सॉल्व नहीं करते, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। सो नंबर ऑफ molecules of SO2 is equal to mole into Na। तो मोल क्या बेटा? 0.5 डिवाइडेड बाय 22.414 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 1.342 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, ठीक है। तो इजीली हो जाएगा, इसमें कोई खास मसला नहीं है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, आपको ग्रिप बनानी है मोल्स पे और आपको बस ये देखना है कहाँ से कहाँ तक जाना है। यहाँ आपसे पूछता है कि वाई CO2 इज लीनियर और H2 इज बेंट। तो आप लिखेंगे CO2 इज लीनियर while H2O is bent और V शेप। नीचे आप बड़ा हेडिंग देंगे रीजन की। इस तरह के क्वेश्चंस में ना आपको रीजन की हेडिंग दे के रीजन एक्सप्लेन करना पड़ती है। तो आप लिखेंगे
shape of molecules is determined by number of electron या valence electron of central atom. In case of water, the oxygen atom have has कर लेते हैं 2 lone pair which distort its shape. ठीक है. While in case of CO2 there are नॉन पेयर्स. ठीक है. अब इसके बाद लिखना है द शेप ऑफ मॉलिक्यूल. मैं यहाँ पे देखो ना खाली जगह छोड़ी है इसलिए द शेप ऑफ मॉलिक्यूल आर शोन आर एज फॉलोज. तो आप यहाँ पे लगाएंगे छोटी सी लाइन. बट देखो आपको ना इस्तेमाल करना है शेप. मैंने तेज से लिखा है शायद इसलिए गंदा हो गया, तो इसको जो है ना वो आप सुन रहे हैं साथ साथ वो आपको भी चीज़ें याद होती रहेंगी. क्योंकि मैं अगर स्लो लिखूँगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, फिर बाद में आपको मसला होगा. तो बेटा क्या होगा, आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो यहाँ 2 लोन पेयर आप शो कर सकते हैं क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है. लेकिन ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे लोन पेयर. इफ़ यू वांट टू शो जस्ट लाइक अ बैलून तो आप यहाँ बैलून ड्रॉ करके भी शो कर सकते हैं. ऐसे करें बनाएं, इसको ऐसे बनाएं, यहाँ पे दो ना वो 2 लोन पेयर शो कर दें. ठीक है. तो ये भी कर सकते हैं. यहाँ लिख देंगे ये क्या है बेटा, वी शेप है, और ये लिख देंगे ये क्या है, ये शेप है. अच्छा, आप इसके अलावा और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं. अब ये भी कह सकते हैं कि CO2 बिलोंग्स टू AB टाइप मॉलिक्यूल, सॉरी AB2 टाइप मॉलिक्यूल, while water belongs to AB2E2 टाइप मॉलिक्यूल. ठीक है. ऐड करना चाहें कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं. नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 when 4.8 into 10⁻24 molecules of CH4 react with excess of water according to the following equation. फाइंड क्या करना है बेटा, डाटा क्या गिवन है. डाटा गिवन है कि हमने मॉलिक्यूल्स फाइंड करने. CO2 कितने हैं बेटा, हमारे पास नहीं पता. मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 जो है वो कितने हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 कितने हैं, 4.8 into 10⁻24. अब यहाँ ना कॉमन सेंस यूज़ करके भी आप इसको कर सकते हैं. कैसे भाई, आप कर सकते हैं भाई कि CH4 + 2H2O gives CO2 + 4H2. यहाँ पे लाइन लगा लूँ, बाद में दूसरे वाला जुगाड़ बताऊँगा. तो यहाँ से आपसे कहता है कि इन फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन CH4 रेशो CO2, यानी कि ये क्या हो जाएगा बेटा 1:1. तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बल्कि इसको मैं क्रॉस करता हूँ, मैं एक लाइन लिखवाता हूँ. अगर वो लाइन लिख लें तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती. या लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4
and CO2 are equal, are so number of molecules of CO2 is equal to number of molecules of CH4 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, CO2 के इक्वल हो जाएगा। और आपके पास आंसर क्या जाएगा 4.8 इंटू 10⁻24। वो मतलब कहना क्या चाह रहा है कि दोनों के क्या हैं बेटा, दोनों के मोल सेम है तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसको दूसरे मेथड से करना चाहें, वो दूसरा मेथड कौन सा था कि नंबर ऑफ आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल से आप मोल्स में जाएं, मोल से दूसरे के मोल्स में जाएं, दूसरे के मोल्स में इसके मॉलिक्यूल में जाएं, तब भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। देखो आप निकालोगे मोल्स ऑफ, वो क्या आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6.022 इन 10⁻23। फिर आप इसको कंपेयर करेंगे किसके मोल्स के साथ बेटा, आप मोल्स ऑफ CO2 के साथ। तो मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CH4 हैं। तो ये क्या आ जाएंगे बेटा 4.8 इन 10⁻24। तो फिर आप बेटा जो ना वो आप इससे जो है वो निकाल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 क्या होता है बेटा, मोल इंटू Na। तो मोल ये वाले पुट करो 4.8 इन 10⁻24, ये किसके मोल्स थे CH4 के, ये मोल किसके हुए हैं CO2 के 6.022 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई बाय Na थे, Na है बेटा, Na से आपने मल्टीप्लाई कर दिया 23 है सॉरी 6.022, ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल, आपके पास आंसर क्या आ गया 4.8 10⁻24। तो दोनों में ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक, कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन इफ़ यू वांट टू यूज़ कॉमन सेंस देन इट इज़ कॉमन, आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें आंसर ठीक है। बट आपको ये वाला ड्रॉ करना है ताकि फिर आपको ये लाइन लिखनी है, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है इसलिए नंबर ऑफ मोल सेम है तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, ड्रॉ द शेप ऑफ, बेटा ये हर पेपर में ऑलमोस्ट आता है क्वेश्चन। अगर ये ना आए तो वो आपका MOT डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दे देता है, अक्सर ये आता होता है। अगर ये ना आ जाए MOT डायग्राम कर देते हैं। तो ये मैंने ना आपको डिटेल से सॉल्व करवाया हुआ है, मैंने यहाँ नोट लिखा था, प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ NaC, नोट द एग्जामिनर कैन आस्क अबाउट एनी मॉलिक्यूल, सो लर्न द मेथड ऑफ आंसरिंग सच क्वेश्चंस। देखो ये आपके सिलेबस में गिवन है, ये आपके सिलेबस में गिवन है, ये भाई साहब नहीं है। इस भाई साहब की जगह कौन सा गिवन है, CH4 गिवन है। तो भाई आपको फ़र्क क्या पड़ता है, हु केयर्स। आपका मेथड आता हो तो आप मिनटों में कर लेंगे। ये मैंने जो नोट्स दिए हुए हैं बेटे, अगर आप नोट्स पूरे तैयार कर लें तो पेपर आपका इंशाल्लाह हो जाएगा सारा। तो पहले बेटा क्या क्या लिखा हुआ है कि Ni3 मॉलिक्यूल किस टाइप ऑफ ज्योमेट्री से बिलोंग करता है, दिस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये खासियतें हैं, इसकी ये ज्योमेट्री है, इसके ये एंगल है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो क्या बयान करना है, 4 चीज़ें बयान करनी है। नंबर 3 किस टाइप ऑफ ज्योमेट्री से ये बिलोंग करता है। नंबर 2 इसके अंदर ज्योमेट्री कौन सी है। नंबर 3 इसके अंदर, अच्छा किस दफ़ा ज्योमेट्री के साथ शेप भी डिस्कस करना पड़ती है। फिर इसके अंदर एंगल कौन सा होगा, और फिर बेटा इसकी जो ना आपने शेप ड्रॉ करनी है। कर लेते हैं बेटा। SO2 बच्चों को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं सल्फ़र के साथ। बेटा याद रखना, सल्फ़र अगर SO3 बना रहा है इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता। सल्फ़र जब SO2 बना रहा होता है इसके पास क्या होता है बेटा, लोन पेयर होता है। जब इस तरह का केस बना रहा होता है इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये अब याद रखेगा, इस तरह के केसेस में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। H2S बना रहा होगा, जिस तरह ये बना रहा है, इसके अंदर क्या होगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं ये करूँ, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। सो पहले हम जिक्र कर लेते हैं SO2 का। तो SO2 की क्या है बेटा, कौन सी टाइप ऑफ ज्योमेट्री से ये बिलोंग करता है। तो क्योंकि S के पास क्या है बेटा, एक लोन पेयर है, दिस बिलोंग्स टू AB2E टाइप मॉलिक्यूल। B2 मतलब 2 पेयर ये वाले। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। अच्छा इसमें क्या होता है बेटा, इसमें बॉन्ड एंगल होता है आइडियली 120 का, क्योंकि ये AB3
के रिश्तेदार है ना, इस केस में क्या हो जाएगा, लेस देन 120 हो जाएगा। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, बड़ा ज्योमेट्री इसकी बेंट हो जाएगी क्योंकि इसमें ये लोन पे इसको रिपेल कर रहा होगा। शेप इसकी यही वाली होगी जो हमने यहाँ पे लिखी है कि सल्फर होगा, इसके पास क्या होगा बेटा, लोन पेयर होगा, ये इसकी शेप हो जाएगी। अच्छा H2S का दूसरा क्या है बेटा, H2S का, H2S बिलोंग्स टू AB2 AB2E2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि इट कंटेन्स टू लोन पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर्स, सो इट बिलोंग्स टू AB2 टाइप मॉलिक्यूल। लिखा हुआ ना, यहाँ लिखा हुआ है, फिर आपको खुद ब खुद अंदाजा होना चाहिए। फिर इसका बड़ा बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होगा, आइडली इसका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, 104 जो वाटर का होता है, और फिर जो है वो क्या होना चाहिए, हमें इसको एग्जैक्टली नहीं पता इसलिए हम 104 लिख सकते हैं। सो इसके बाद बेटा क्या है कि हमने क्या कहा है कि ये इसकी भी वेंड या वी शेप ज्योमेट्री होती है, और इसकी शेप जो है ना वो हमने ड्रॉ कर लिया, इस तरह की शेप होती है। आखिर में बेटा आपके पास CBr4 है, CCl4 दे दे, CBr4 दे दे, CH4 दे दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस बिलोंग्स टू AB4 टाइप मालिक्यूल, ठीक है, AB4 टाइप मालिक्यूल से बिलोंग करता है। क्यों, इसके पास 0 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर हैं, और फिर आप जो 109.5 का बॉन्ड एंगल है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है। और इसकी शेप कैसे होती है बेटा, इसकी शेप होती है ये वाली, ठीक है क्या, सिंपल सी बात है, कोई लंबी जो डिटेल नहीं है। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। बेटा टाइम ज़्यादा करने से बेहतर था कि मैं इसको आपको बता देता। ये क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको ना नोट्स में दिया हुआ है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता होता है। कई दफ़ा ये पूछता है सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, वो भी मैंने आंसर दिया हुआ है। मतलब नोट्स कर ले तो चीज़ें हो जाएंगी। तो डिफरेंसेस अगर आपको लिखने हैं तो ट्राई कि आप डिफरेंसेस 4 लिखें, अगर वो रिएक्शन नहीं है तो। अगर आपसे वो रिएक्शन पूछ रहा है तो आप वो जो 2 पूछे हैं 2 ही लिखने हैं। तो फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैप, ग्रेटर ओवरलैप से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, कंसिडर्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अंदर होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ रोटेशन होती है, साइडवेज होती है, सारा कुछ आपको पता है। नेक्स्ट बेटा, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या है, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि पेट्रोल इवेपोरेट करता है अर्लियर देन वाटर। तो आप लिखेंगे कि पेट्रोल कंटेन लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स which mainly have क्या बेटा, उनके अंदर क्या क्या होता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन while water have strong हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इवेपोरेशन जो है बेटा वो क्या है, evaporation is inversely related to intermolecular forces। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो evaporation क्या होगी बेटा, कम होगी। सो दैट्स वाई petrol evaporates earlier than water। या आप इसके साथ यहाँ पे लिख सकते हैं कि H बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर देन LDF, तो जिसकी वजह से वो क्या होती है बेटा, अब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो एवेपोरेशन कम होगी, बॉन्डिंग वीक है तो एवेपोरेशन क्या होगी, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। वाटर हैज लो वेपर प्रेशर देन एथाइल अल्कोहल। अगेन वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। तो इसको आप लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर किसी की स्ट्रॉन्ग अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी तो उसके वेपर नहीं बनेंगे,
इसका मतलब है कि वो, तो वाटर का क्या है बेटा, वाटर के स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जिसकी वजह से उसके अंदर तो एग्जैक्टली वही पॉइंट बनेगा जो ऊपर लिखा हुआ है सारा कुछ। तो आप ये लिखेंगे कि सिंस वाटर हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स विच इज, हाइड्रोजन बॉन्ड लिखना ज़रूरी है बेटा, एज कंपेयर टू एथानॉल या इथाइल अल्कोहल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिखना है, ये नहीं लिखना है कि एथानॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती उसमें भी है लेकिन उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नाउ इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 in moles is A and X mole of it converted to NO2। बेटा ये थोड़ा सा टेक्निकल तो नहीं है, मतलब आपका एप्लीकेशन टाइप है। आप देखो केमिकल मेथड की ना ये एप्लीकेशन में आता है। N2O4, इसमें डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। इनिशियली क्या था बेटा, ए अमाउंट इसकी थी, प्रोडक्ट क्या बना था 0, इसमें से X निकल गया, X क्या हुआ, X ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NO2। उसका मतलब क्या बन जाएगा AX, और इसमें क्या बना कि 2X बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मोल कितने बेटा 2, इसलिए यहाँ हम 2 लिखेंगे। ये क्या है, इसके मोल्स हैं, और मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन। सो फॉर कंसंट्रेशन ये क्या है, मोल्स, तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, A डिवाइडेड बाई X डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, 2X डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। सो यहाँ से आप निकालेंगे Kc इज इक्वल टू बेटा NO2 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई N2O4। तो यहाँ पे क्या है बेटा 2X डिवाइडेड बाई वॉल्यूम स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई V आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जब इसका स्क्वायर है तो क्या वो हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर, और ये है बेटा क्या है A माइनस, डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई होता है, तो फिर हम इसको लिख लेंगे Kc इज इक्वल टू, यहाँ पीछे Kc लिखना ज़रूरी है, तो Kc इज इक्वल टू क्या जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स। तो ये V स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4x डिवाइडेड बाई V A माइनस एक्स। तो ये बेटा क्या, उसने यही तो हमसे पूछा था कि आप Kc को ये वाला प्रूव करके दिखाएं कि ड्राइव द जनरल रिलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल नंबर 8.5 की हुई ना, तो उससे आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपका पेपर कभी नहीं छोड़ता, आपके हर पेपर में ये पक्का क्वेश्चन आता है। ठीक है, KSP एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बेटा KSP एक्सप्रेशन के लिए पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये डिज़ोल्व कैसे होते हैं। अक्सर क्या होता है कि ये इधर आएगा और ये क्या होता है, ये वाला चार्ज इधर आएगा। इसको आप जो है ना वो ऐसे लिख सकते हैं कि Ca2 पॉजिटिव प्लस PO4 माइनस 3। तो KSP जो है ना आप कैसे लिखेंगे, Ca, अच्छा इसकी ना बैलेंसिंग भी करनी है, मैं वो करवाता हूँ। तो कितने Ca थे 3, कितने PO4 थे 2, अब इसके रेज़ टू पावर क्या जाएगा 3, इसके रेज़ टू पावर क्या जाएगा 2। सिंपल सी बात है। नाउ Na2, ये आपके पहले पास क्या हो गया, पहला इसमें मेंशन करना होता है बेटा कि कौन सा वाला पार्ट कर रहे हैं। फिर सेकंड, इन द केस ऑफ Na2 रिवर्सिबल हमेशा इक्वेशन लिखनी होती है, क्योंकि ना ये आधा हल होता है आधा हल नहीं होता। तो क्या हो गया बेटा 2Na प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसकी KSP की एक्सप्रेशन क्या होगी, Na पॉजिटिव रेज टू पावर 2 SO4 माइनस 2 रेज टू पावर 1, या कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी, हम चलते हैं नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वो डायग्राम बेटा जो मैंने ना ये भी मैंने सोल्यूशन में आपको वैसे दिया हुआ है, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा नोट्स में से। देखो बेटा
पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में क्या होता है, यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे होता है वो होती है एनर्जी, ये मेंशन करना होता है बेटा, वाई एन एक्सिस पे क्या है, एनर्जी है, और यहाँ पे आपने क्या लिखना होता है, रिएक्शन पाथ। इसमें जो रिएक्टेंट हैं, एक केस में रिएक्टेंट क्या होंगे बेटा, प्रोडक्ट से क्या हो जाएंगे ज़्यादा, एक केस में प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएंगे और एक केस में क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट उससे कम हो जाएंगे। अब आपने देखना है किस में कम किस में ज़्यादा, उसको आपको लेबल करना पड़ेगा। देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट ने एनर्जी गेन की है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ प्रोफाइल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बड़ा आपका ना वो पूछ भी लेता होता है एमसीक्यूज में भी। इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस और ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जो एनर्जी है वो क्या है, प्रोडक्ट की कम है, इसका मतलब वो एनर्जी एग्जिट करके गए होंगे, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। इसकी डायग्राम आप ड्रा कर लें, डायग्राम मैंने शो की हुई है, डायग्राम मैंने आपको उसके अंदर मेंशन भी की हुई है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, हमारे पास रेट इक्वेशन दी हुई है जी। नाउ वी हैव रेट इक्वेशन, रेट वो कहता है रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप, 2 स्टेप ये हमें पता है। ऑक्सीजन एटम जो है इंटरमीडिएट भी है। अब आपने मैकेनिज्म लिखना है भाई, एक तो मैकेनिज्म हमें पता लग गया, इंफॉर्मेशन में क्या पता लगी कि 2 स्टेप रिएक्शन। हमारे पास जो रेट है वो क्या है, सिंस रेट इज इक्वल टू क्या है बेटा, के NO की पावर 2 H2, सो इज रेट एक इक्वेशन। सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, क्या हो जाएगा बेटा, NO कितने मोल हैं इसके, 2 प्लस H2, और ये क्या हो जाएगा, स्लो। अब ये तो पता लग गया कि डिटरमाइनिंग स्टेप में ये दोनों रिएक्टेंट के तौर पे पाए जाते हैं। नाउ प्रोडक्ट क्या है बेटा, N2 कितने मोल बने, 1, मतलब यहां से N2 बन सकता है जी, बन सकता है, तो आप बेटा यहां पे N2 लिख दें आगे। H2 प्रोडक्ट क्या है, H2O, एक ऑक्सीजन लेके क्या क्या बना देगा, H2O बना देगा। पीछे बेटा क्या रहेगी, एक ऑक्सीजन रहेगी जो कि एटॉमिक ऑक्सीजन के दरमियान इंटरमीडिएट लिखा हुआ है ना, तो वो एटॉमिक ऑक्सीजन इस तरह बुरका पहन के इस तरह आ जाएगी, सॉरी मतलब ब्रैकेट्स के अंदर। तो फिर क्या होगा बेटा, यहाँ हाइड्रोजन कितने इस्तेमाल हुए थे, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन आप लिखेंगे 2, दूसरा हाइड्रोजन जो कि इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा वाटर। तो हम इसके स्टेप को लिखेंगे फास्ट, तो हम लिखेंगे दिस इज़ द मैकेनिज्म स्टेप 1, ये क्या हो जाएगा, स्टेप 2 ऑफ मैकेनिज्म। ठीक हो गया, बस ख़त्म, ये आपके पास मैकेनिज्म हो गया, आपके पास आंसर आ गया। नाउ चलते हैं आगे। राइट थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन टेम्परेचर, भैया टेंशन ख़त्म, फॉर्मेशन फॉर कंबशन, ये बड़ा ज़रूरी है। आपको ना सबने कहा था ना सर वैल्यू याद करनी पड़ेगी, नहीं वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू गिवन है भाई साहब, आपने करना कि आपने सिर्फ लिखना है क्या क्या लिखना है, आपने इक्वेशन लिखनी है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि आप ऑलवेज फॉर फॉर्मेशन में प्रोडक्ट के मोल लिखते हैं 1, यानी कि कैल्शियम सॉलिड से, पहले वाले केस में बात कर रहा हूँ, कार्बन सॉलिड से, ऑक्सीजन गैस से, क्योंकि अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। जब बनाएगा CaCO3 सॉलिड, आप इसकी मोल चेंज नहीं कर सकते, बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है, लेकिन इसके मोल नहीं चेंज कर सकते। तो फिर मसला आ गया, ये 2 है इधर 3 है, इसके मोल कैसे बदल सकते हैं। तो आपके पास 2 है, उसको आपने अगर 3 बनाना है तो पहले इसको डिवाइड करें 1/2 से, क्या जगह 1, तो इसको मल्टीप्लाई करें 3 से, इसका मतलब हम इसको 3/2 से अगर मल्टीप्लाई करें 2 को, क्या जाएगा 3, वेरी गुड। तो हम क्या 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 करेंगे बेटा, हम इसको 3/2 से डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी। जब हमारे पास ये इक्वेशन आएगी तो इसमें हम इस चीज़ को हम ख़त्म कर लेंगे,
ये हमारे पास आ गया वैल्यू, और इसके आगे आपने लिखना है, मेंशन करना है, खाली एक वे नहीं लिख के आनी, इसके आगे आपने मेंशन करना है कि डेल्टा एच नॉट, ये क्या है, स्टैंडर्ड है, क्या है बेटा, एफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू -1207 किलो जूल पर मोल। ये पहले के लिए होगी, अब सेकंड के लिखने मुश्किल तो नहीं है, सिंपल है, इसमें क्या मुश्किल है। दूसरा बेटा वो क्या है आपके पास, दूसरा आपके पास है CH3 की कंबशन। तो कंबशन के लिए इसको आपने 1 मोल लिखना होता है अगेन, तो CH3 COOH। कंबशन क्या होती है बेटा, ऑक्सीडेशन होती है बेसिकली, बनेगा क्या, वाटर और CO2, आपके पास हीट ऑफ कंबशन हो जाएगी बेटा, कितनी है, -875 किलो जूल पर। सर अगर हम बैलेंस ना करें तो गलत हो जाएगा, बैलेंस नहीं करेंगे तो आपकी इक्वेशन गलत है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। यहाँ पे भाई हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो गए हाइड्रोजन पूरे, वेरी गुड। कार्बन कितने हैं, कार्बन 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब आपने बैलेंस करने हैं ऑक्सीजन, अब इसको तो छेड़ सकते नहीं, इसका तो 1 मोल करना होता है क्योंकि इसकी कंबशन हो रही है। 2 इसके मिलाओ तो 2 इसके मिलाओ कुल मिला कितने हो गए, 4। इधर कितने बेटा, 4 × 2 8, तो इसका मतलब मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो 6 हो जाएंगे, इधर भी 6 हो जाएंगे, तो 4 × 2 6, इधर क्या हो जाएगा, 4 × 2 6। अब आपके बैलेंस होगी, अब आपके पास डेढ़ नंबर इसका होगा और डेढ़ नंबर इसका होगा, ठीक है, क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिक ऑफ कंपाउंड। अब ये बेटा आपका सेकंड ईयर का शुरू हो गया, अब यहाँ पे क्या है, 12th का आपका पेपर शुरू हो गया, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन 12th के शुरू हो गया। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग पेयर। तो पहले आपने क्या करना है जी, एसिड हैलाइड, और दूसरा क्या है, बल्कि इसको टेबुलर फॉर्म में कर लें, ज़्यादा बेहतर है। आप लिखेंगे बेटा, इसको लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप लिख दें, यहाँ लिख दें फंक्शनल ग्रुप, यहाँ लिख दें एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, ईथर, एस्टर, एल्डिहाइड और कीटोन। तो फंक्शन ग्रुप इसका क्या होता है बेटा, इसका फंक्शन ग्रुप होता है एसिड हैलाइड का ये वाला ग्रुप, इसका फंक्शन ग्रुप होता है NH2, इसका फंक्शन ग्रुप होता है ईथर का ये, इसका फंक्शन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, और इसका एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, और इसका क्या होता है ये वाला। अगर आप इसको लाइंस की सूरत में लिखना चाहें इट्स अप टू यू, आप मज़ीद लिख सकते हैं कि इट कंटेन्स halogen attached to carbonyl, it contains NH2 attached to carbonyl, it contains only oxygen, it contains oxygen attached to, or it contains hydrogen attached to, it contain only this। ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें इट्स अप टू यू, आप एग्जाम में से टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे फंक्शन ग्रुप लिखे यहाँ पे डिफरेंस लिखते हैं बस, ठीक है, इस तरह कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, जो पहला पैटर्न हमने फॉलो किया है, आप A लिखें उसके बाद आंसर करें, B लिखें उसके बाद आंसर करें, C लिखें, कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, नो इशू। आप यहाँ पे A कर दें, यहाँ पे B कर दें, यहाँ पे C कर दें, इट्स अप टू यू, ठीक है, लेकिन आंसर सारे सही होंगे। Electronic configuration of copper and chromium, write down the electronic configuration of copper, chromium। तो पहले आपको भाई अब देखो कितने ही आपके साथ उन्होंने मजाक किया है कि आपको 2024 का पेपर दिया है और ये सीरीज़ आपको दी हुई है, और नीचे उन्होंने एटॉमिक नंबर नहीं दिए हुए। सर ने तो कहा था कि पीरियोडिक टेबल देंगे साथ या फिर नंबर देंगे, उन्होंने दिया ही नहीं हुआ, देख लेते हैं क्या पता दिया ही हो। तो ये जी आपके पास आया है, ये स्टेटमेंट आ गया, 20 तक दिए हुए हैं, आगे नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, इधर भी नहीं दिए हुए, इसका मतलब यू हैव टू लर्न,
ये पहली ट्रिक तो ये है ना, पहली ट्रिक तो ये इस क्वेश्चन में आपको आना चाहिए। मैंने क्या कहा था बेटा, आपको याद करना है, मेरी पर टेबल की वीडियो देख लें कि शक्ति वी कर मन फी को नी कु और। तो बेसिकली क्या है बेटा आपके पास ये 21 से शुरू होता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, मतलब 29 है कॉपर का और 24 है किसका बेटा, क्रोमियम का। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का ना अगेन दो रूल्स होते हैं। एक वो आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आर्गोन क्या होता है बेटा, 18 होता है, तो आर्गोन 18 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आर्गन 18 या फिर आप इसकी जगह 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 लिख सकते हैं, वी डोंट केयर। आगे क्या है बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s और क्या है 3d है। इसको 3d को पहले लिख के 4s को बाद में लिखना चाहें, इट्स अप टू यू। लिखने में कोई तरतीब का मसला नहीं है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने में तरतीब का मसला है। नाउ टेक्निकली तो क्या होना चाहिए, टेक्निकली 4s का क्या होना चाहिए 2, इसके बाकी जो है ना वो फिल कर दें, इसके 2 और इसके बाकी फिल कर दें 4। लेकिन होता है ऐसे नहीं है, इसमें होते हैं 29 में 10 और इसमें होते हैं 1, इसमें होता है बेटा 1, इसमें होते हैं 5। सर भाई मैंने डिटेल वीडियो पूरी किताब आपकी मैंने जो ना वो छान मारी है, क्रैश कोर्स एक दफ़ा देख लोगे तो आपको सारा कुछ जो ना वो क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ईच एंड एवरीथिंग, लिटरली अलग अलग वीडियो भी बनाई हुई हैं। तो अच्छा, रीज़न क्या है, तो पहले आप देखोगे बेटा कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है बेटा, ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी क्या है। तो पहले आप लिखेंगे बेटा कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर बेटा पार्शली फील्ड ऑर्बिटल से फिर जो है ना वो क्या है बेटा, आपके पास जो है पर पार्शली का लफ्ज़ यहाँ पे थोड़ा गलत इस्तेमाल कर लिया मैंने, यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे, क्या होगा बेटा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, फिर आप बेटा इसको पार्शली फील्ड ऑर्बिटल कहेंगे। मतलब P6, S2, D10, F14 आर मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड, मतलब S1, P3, D5, F7 इस। फिर बेटा क्या होगा कि अब S का तो बनता नहीं है पार्शली फील्ड, ये बन जाएगा P1, P2, P3 एट्सेट्रा, सिमिलरली D9 वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे हम कहेंगे कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ completely filled and half filled orbitals which make the molecule which make the electronic configuration stable. So they violate the ऑफ-पो प्रिंसिपल। ठीक है, चलते हैं हम आगे। फाजान रूल क्या होते हैं बेटा, फाजान रूल बेसिकली मैंने क्या कहा था कि फाजान रूल बेसिकली कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ एटम को बताता है। तो आपके पास कोवलेंट कैरेक्टर है इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया। बेसिकली फाजान रूल क्या कहता है, फाजान रूल कहता है भाई सिंपल सी बात है, जो है ना आपके कैटाइन का साइज ऑफ कैटाइन जो है ना बेटा, साइज ऑफ कैटाइन जितना बड़ा होगा उतना ही ये जो ना मुश्किल होगी। तो इसका मतलब है कि साइज ऑफ
कैटाइन जो है वो क्या हो जाएगा, जितना छोटा होगा उतना ही उसका कोवलेंट कैरेक्टर अच्छा होगा, और साइज ऑफ एनाइन जो है ना वो क्या होगा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है कोवलेंट कैरेक्टर का। ये बेसिकली आपके पास क्या है, फाजान रूल है। ये कहता है कि कैटाइन का साइज जितना छोटा, मतलब Pb2 पॉजिटिव और Pb4 पॉजिटिव में इसका साइज़ क्या है बेटा, इसका साइज़ जो है वो स्मॉल है, इसका साइज़ क्या है, लार्ज है। ये होगा कोवलेंट, ये क्या होगा, आयनिक। ठीक है। सिमिलरली Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव को हटा के हम Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव की बात करें, इसका जो है ना वो क्या है, साइज स्मॉल है, ये क्या हो जाएगा कोवलेंट, ये क्या हो जाएगा आयनिक। ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। साइज ऑफ N9 अब देखो क्या है, ऊपर है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जितना साइज ऑफ N9 क्या होगा बेटा, बड़ा होगा उतना कंपाउंड क्या हो जाएगा, आयनिक, उतना कंपाउंड हो जाएगा कोवलेंट। जितना N9 का साइज छोटा उतना ही क्या हो जाएगा, आयनिक। तो ये चीज़ें जो ना आपने अंडरस्टैंड करनी है। फॉर द सेक ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए, फॉर द सेक ऑफ फाजान्स रूल, क्योंकि आपके सिलेबस में हेडिंग टाइप नहीं दी हुई और सेकेंड ईयर में ये हेडिंग थी, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से उठा के दे दिया। एसिटिक एनहाइड्राइड विद H2O NH3C2H5OH। तो एसिटिक एनहाइड्राइड बेटा जो है ना वो आपके पास क्या होता है, ये वाले कंपाउंड्स होते हैं। तो कुछ भी नहीं करना होता, यहाँ से इसको ब्रेक करना होता है। फॉर एग्जांपल वाटर का मालिक्यूल है, तो वाटर के मालिक्यूल ने क्या क्या करना है बेटा, इसको ब्रेक कर देना है। तो होगा क्या कि ये वाला पार्ट इसके साथ मिल जाएगा और ये वाला पार्ट जो है ना इसके साथ मिल जाएगा, तो दो आपके पास क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं एक बात करूँ NH3 की, तो वो भी इस तरह रिएक्ट करेगा। इसमें आपके पास प्रोडक्ट पहले केस में क्या बनेंगे बेटा, पहले केस में आपके पास ये वाले प्रोडक्ट बन जाएंगे, आपके पास दूसरा जो है वो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, और दूसरे केस में क्या होगा बेटा, आपके पास RCOONH2 बन जाएगा, प्लस जो है ना वो क्या बन जाएगा बेटा, दूसरी तरफ सिंपल आपके पास एक कंपाउंड बन जाएगा ये वाला। तीसरी तरफ जो है ना वो क्या होगा, ये इसके साथ जब रिएक्ट करेगा अगेन वही काम होगा बेटा, इसके साथ भी एक तरफ ये वाला कंपाउंड बन जाएगा OH, और एक तरफ क्या होगा RC बॉन्ड OOR बन जाएगा, एस्टर्स बन जाएंगे। इसमें कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, ऑल्दो दिस इज़ द नॉट इन द सिलेबस, तो फिर इसलिए हम इसको ज़्यादा भाव नहीं देते। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का डिफरेंस। इसमें कभी भी ये काम नहीं करना कि इस तरह एल्डिहाइड लिखी हो, इस तरफ कीटोन लिखा हो और आप इसको ऐसे कर रहे हो कि इसमें H होता है उसमें H नहीं होता, ये वाला खाता नहीं करना। मेंशन है ना, 2 केमिकल टेस्ट से मेंशन करना है। एक बड़ा सिल्वर मिरर टेस्ट आप कर लें, दूसरा फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट कर लें। इसमें ये कहानियाँ लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप में इसमें ऑब्जर्वेशन और जो है ना वो रिएजेंट, ऑब्जर्वेशन और ये चीज़ें लिख सकते हैं। मेन जो है इसमें क्या है बेटा, मेन इसमें इक्वेशन है। इक्वेशन लिखें, पहले लिखें फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ऑब्जर्वेशन लिखें, नीचे इक्वेशन लिख दें, मोर देन इनफ है। सिमिलरली इसमें भी आप ये कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो है ना वो क्या है, एनॉमलस ट्रेंड ऑफ इन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट 3 थर्ड पीरियड। बेटा ये देखो आपके पास जो पेपर के एंड पे ना, पेपर के एंड में आपके पास क्या होगा, इस तरह का उन्होंने आपके पास एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ डाटा। तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है ना इसका ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ से जो है ना बेटा हम इसका ट्रेंड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रेंड से हमारा सीक्वेंस, सॉरी, तो पहले आपने लिखना होता है बेटा ट्रेंड इन पीरियड नंबर 3। पीरियड नंबर 3 लिखेंगे जी, आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब लेफ्ट राइट जो है ना आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है, तो मतलब मैग्नीशियम इससे ज़्यादा, सिलिकॉन इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा, और ये आपके पास से होता है। तो यहाँ पे एक बड़ा क्या है, एनॉमलस बिहेवियर है। इसमें आप देखेंगे क्या, इन द केस ऑफ, पहले लिखेंगे कि मैग्नीशियम जो है वो क्या है, ज़्यादा है एल्यूमिनियम से। इसकी 2 रीज़न है बेटा। इसमें पहली रीज़न है जो है ना कंप्लीट s ऑर्बिटल है मैग्नीशियम का,
और तीसरा आप लिखेंगे अनस्टेबल, P1 है जी किसका, एल्यूमिनियम का, तो इसलिए उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है। सेकंड आप जो है ना वो लिखेंगे इन द केस ऑफ फास्फोरस ग्रेटर देन S, तो पहली रीज़न इसमें क्या है बेटा कि स्टेबल P3 ऑर्बिटल, P3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है किसकी बेटा, फास्फोरस की, क्योंकि उसमें क्या होता है Px Py और Pz होते हैं। इस तरह से आप ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हैं। फिर और दूसरी रीज़न इसकी क्या है बेटा, इसकी है स्पिन पेयर रिपल्जन, इन सल्फर, ठीक है, जगह Px यहाँ पे क्या है बेटा, स्पिन पेयर रिपल्जन होएगी। स्पिन पेयर क्या होगी बेटा, स्पिन पेयर रिपल्जन होगी, यहाँ पे Py, यहाँ पे क्या है Pz, इजीली हो जाएगा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि इसमें जो ट्रेंड के एनॉमलस बिहेवियर है वो कैसा है। सिमिलर ट्रेंड आपसे अगर पूछ सके तो वो आप उसको भी बता लें कि ये जो ट्रेंड है वो क्या होता है कि इन द केस ऑफ बोरॉन और बेरिलियम में, और इन द केस ऑफ जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी पाया जाता है। नाउ एसिटाल्डिहाइड, वाई एसिटाल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन एसीटोन, तो आप लिखेंगे कि एसीटोन जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दिस ड्यू टू, इसमें रीज़न क्या होगी बेटा, इसकी रीज़न दो हैं बेटा। पहला है स्टेरिक हिंड्रेंस, अराउंड कीटोन। कीटोन में क्या होता है बेटा, कीटोन का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो पहले से मौजूद हाइड्रोजन हैं ये हिंड्रेंस काज करते हैं, किसी न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देते। दूसरा जो फैक्टर है बेटा वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मेक, या यहाँ पे CH3 लिख दें, मेक्स कार्बोनिल कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक। अब उसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो उससे क्या ज़रूरत है किसी और के साथ रिएक्शन करने की। तो यहाँ पे जो है बेटा क्या है, यहाँ पे जो CH3 है ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर था इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा जो है ना, इसके अलावा आपके पास एथानॉल के साथ इथीन से आपने बनाना है एथानॉल, इथीन से आपने क्या बनाना है, एथानॉल। तो आपको पता है इथीन जो है वो क्या है, ये होती है, एथानॉल क्या होता है बेटा, डिफरेंस किसका है, वाटर के मालिक्यूल का, तो हम वाटर का मालिक्यूल ऐड कर सकते हैं। और आपको पता है कंसनट्रेटेड H2SO4 और बॉयल करके हम इसको जो है ना वो निकाल लेते होते हैं। 100 डिग्री लिखना है तब भी ठीक है, अदरवाइज बॉइलिंग करते होते हैं। सेकंड बेटा क्या है आपके पास, इथाइलिन जो है ना, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेन बनाना है आपने, तो क्लोरोहाइड्रेन में आपको पता है कि HOCl से आता है, इसको आप HOCl ऐसे भी लिख सकते हैं। ये Cl2 और वाटर से मिलके बनता है। इसमें क्या होगा, एक तरफ Cl ऐड हो जाएगा, एक तरफ इसको इथाइलिन इसलिए कहते हैं कि इथाइलिन से ड्राइव हुआ है, ठीक है। जिस तरह वो कहते हैं ना एसिटाल्डिहाइड सैनोहाइड्रिन, वो एसिटाल्डिहाइड से ड्राइव हुआ होता था। बनने के बाद यहाँ पे क्या ये एक इथेन बन गया, इथीन नहीं है, लेकिन बना किससे है ये उसके नाम पे रखा गया। नेक्स्ट बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें आपने हाइब्रिडाइजेशन की बतानी है डेफिनेशन। यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ठीक है। इसका ना पैटर्न है हाइब्रिडाइजेशन का 1 नंबर, CH4 की हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करने का 3 नंबर, BeCl2 को एक्सप्लेन करने का 3 नंबर, ठीक है। इसलिए आपने अलग अलग इसको सेक्शन बनाने हैं। पहले आप लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, सिंपल है, intermixing of atomic or orbital having different energy and different shape to form new set of hybrid orbital having same energy and same shape। फिर आपने CH4 का कैसे करना है मेरे नोट्स में एक चीज़ डिटेल में बयान की हुई है। बफर सोल्यूशन जी इंपॉर्टेंट है। बफर सोल्यूशन में बच्चों ने ना मुझसे सवाल भी किया हुआ था उधर कमेंट में। इसमें बेटा ये बफर एक्शन आपके सिलेबस से निकाल दिया गया। तो फिर जो पहले वाला क्वेश्चन है, अगेन इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दी हुई है।
आपने जब कभी बफर अटेम्प्ट करना ना, पहले बफर की बतानी है बेटा डेफिनेशन, फिर इसकी जो ना वो कॉमन एग्जांपल जो पाई जाती हैं, मैं एम को एन क्यों लिखता हूँ, कॉमन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे आंखों का आंसू, हमारा खून वगैरह, जिनके अंदर जो ना वो क्या है, ये पीएच होती है, उनकी कॉमन पीएच हमने याद की हुई है। इसके अलावा बेटा इनकी टाइप्स, फिर बेटा इसके आपके पास आप कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच, और उसमें बफर की सॉरी एंडरसन की जो इक्वेशन है दोनों वो आप लिखते हैं। नेक्स्ट बेटा लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इसको आपने लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसकी एग्जांपल लिखनी है, इसके फैक्टर्स प्रॉपर हेडिंग देके आपने एक्सप्लेन करने। मैंने एक्सप्लेन किया, मेरे नोट्स में है। एसिटाइल क्लोराइड, अच्छा सेकंड ईयर का क्वेश्चन है बेटा, एसिटाइल क्लोराइड को आप कैसे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटाइल क्लोराइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा। तो प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करवाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को SOCl2 के साथ ट्रीट करवाना है, इन द प्रेस ऑफ pyridine, तो ये आपके पास बन जाएगा। इसके रिएक्शन कैसे हैं, सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे जो क्लोरीन है इन सब में से वो लेगा हाइड्रोजन और HCl बना देगा, बाकी मॉलिक्यूल्स को आपने आपस में जोड़ देना है। जिस तरह मैं एक आपकी एग्जांपल यहाँ पे करवा देता हूँ, आई गेस इसकी ये वाला जो कंपाउंड है इसके रिएक्शन हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। ये जब आप निकाल देंगे बेटा क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस HCl बन जाएगा, तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा।